नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में हम एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्णों के उच्चारण स्थान। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे प्रश्न जो है कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो रीट भर्ती परीक्षा हो, चाहे एसआई भर्ती परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, और चाहे क्यों ना सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड हिंदी की परीक्षा हो, उन सभी में इस बिंदु से प्रश्न किए ही जाते हैं। और खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वर्णों के उच्चारण स्थान वाले टॉपिक को हम रटने का प्रयास करते हैं। रटते हैं कि क वर्ग क का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, प का उच्चारण स्थान क्या है। इस प्रकार से रट रट के हम याद करते हैं, जो एक कारगर उपाय नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए हमें याद रहता है लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे तरीके से इस बिंदु को पढ़ने वाले हैं जो चिरकाल तक आपकी स्मृति में सदैव स्थायी बना रहेगा, और बहुत ही मजेदार तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हैं। बिल्कुल साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ हमें वर्गीकरण दिया गया है वर्णों का, कि कहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है, कौन से स्थान से। हमारे मुख में बहुत सारे स्थान हैं जिसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं, जैसे कि कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है? बहुत सारे उच्चारण स्थान है हमारे मुख के अंतर्गत। और कौन से उच्चारण स्थान से किस वर्ण का उच्चारण होता है, अलग अलग उच्चारण स्थानों से अलग अलग वर्णों का उच्चारण होता है, संभव बन पाता है। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल एक उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधार रखते हुए न केवल न रटंत पद्धति को आधार बनाएंगे, अपितु एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधार बना के हम वर्णों के उच्चारण स्थान को समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम पहले जो प्राणवायु और के आधार पर वर्णों का उच्चारण वो पढ़े, वर्णों का वर्गीकरण, अल्पप्राण और महाप्राण, वहां हमने थोड़ी सी चर्चा की थी वर्णों के जो उच्चरित स्थान है उनके बारे में, तालु, मूर्धा, कंठ के बारे में। फिर से आज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। और यदि आपने हमारी पिछली कक्षाओं को नहीं देखा है, किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर ये चैनल का नाम है हमारा। इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वहाँ प्ले लिस्ट है, वहाँ प्ले लिस्ट से जाकर के आप सभी वर्ण विचार बिंदु के जो वीडियो हैं उन उपलब्ध हैं, उनको आप वहाँ से देख सकते हैं और आनंद फायदा उठा सकते हैं। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, जिसका टॉपिक है वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। अब सबसे पहले तो देखने वाली बात ये रहेगी कि उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में हम जानने का प्रयास करेंगे कौन से स्थान से कौन से वर्ण का उच्चारण संभव होता है। पहले हमें स्थान तो पता लगे कि स्थान कौन कौन से हैं जहां से वर्ण निकलते हैं, जहां से वर्णों का उच्चारण संभव हो पाता है। ऐसे स्थान कौन कौन से हमारे मुख के अंदर, तो देखिएगा। माना एक मानव मुख है, इस मानव मुख में ये हमारा कंठ,
ये हमारा यहाँ पर कंठ होता है, ये कंठ है। विचार, मानव जो विचार संचित करता है, विचार एकत्रित करता है, वो कहाँ पर होते हैं? हृदय में या मन में। ये यहाँ पर हमारे मानव मन के विचार संचित रहते हैं। मान लीजिए यहाँ से विचार निकलते हैं, किस माध्यम से निकलते हैं उसकी चर्चा हम बहुत पहले कर चुके, जहाँ हमने भाषा का परिचय लिया था कि विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? भाषा है। एक साधन जो है भाषा, उसके माध्यम से विचार उत्पन्न होते हैं मानव मुख से। लेकिन ये विचारों को उत्पन्न करने विचारों को जो बाहर निकालने का माध्यम होगा भाषा के माध्यम से, जो भाषा के माध्यम से यहाँ से विचार हृदय से मन से बाहर निकलेंगे, उस यात्रा में बहुत सारे उच्चारण स्थान आएंगे। बहुत सारे स्थानों से गुजरता हुआ विचार बहुत सारे स्थानों से गुजरते हुए बाहर निकलते हैं मानव मुख से। तो देखिए पहले कौन कौन से स्थान हैं जहां से हमारे विचार यात्रा करते हुए मुख से बाहर निकलते हैं। ये हमने बात की, कंठ है हमारा, ये नासिका है, ये नासिका, ये नासिका। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि विचार प्रकट हम करने जा रहे हैं, तो विचार सर्वप्रथम यहाँ से निकलेंगे, मन से उत्पन्न होंगे, निकलेंगे तो सर्वप्रथम कहाँ पहुंचेंगे? कंठ पर। स्वाभाविक है, सबसे पहला मार्ग यही आया, सबसे पहला मार्ग यही आया। तो हमारे विचार कहाँ प्रेषित हुए, कहाँ पहुंचे? कंठ पर। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान हम कह सकते हैं कंठ। सबसे पहला उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ होगा, क्योंकि सबसे पहला मान लीजिए हम कह सकते हैं कि ये विचार यात्रा कर रहा है और इस यात्रा करते समय इसका स्टॉपेज सबसे पहले कहाँ पर आया, कहाँ रुका? ये कंठ पर। तो यानी सबसे अधिक प्रभाव पड़ा कंठ का इस पर, इसलिए उसको नाम दे दिया कंठ। जिस वर्ण को बोलते समय कंठ का प्रभाव अधिक होगा, कंठ अधिक उपयोग में होगा, उसका नाम कंठ दे दिया जाएगा, उस उच्चारण उस वर्ण का नाम। आगे हम चलेंगे, हम बात किए हैं ये मुख है, ये हमारी यहाँ ये जिह्वा होती है इस प्रकार से, ये हमारी जिह्वा है, ये जिह्वा है। और हम पिछली कक्षा में बात की जिह्वा के ठीक ऊपर वाला भाग, जिसे हम जिह्वा की छत कह सकते हैं। जिह्वा की जो छत होती है ये ऊपर इस प्रकार से जहाँ धारियां बनी होती है, ये जिह्वा की छत, ये जिह्वा की जो छत है ऊपर वाली, ये जिह्वा है, ये जिह्वा की छत है। ये यहाँ होता है ये तालु, ये तालु। हम पिछली कक्षा में बात किए थे कि जिह्वा के ठीक ऊपर, जिह्वा के ठीक ऊपर जो है ऊपर वाले दांत, ऊपर वाले दांत और जिह्वा के नीचे नीचे वाले, जिह्वा के ऊपर ऊपर वाले दांत और जिह्वा के नीचे नीचे वाले दांत। और दांत, हमारे दांत जिस मांस से लगे हुए हैं, जिस मांस से जुड़े हुए हैं, उस मांस के हिस्से को कहा जाता है क्या? मूर्धा। हमारे दांत जिस मांस के हिस्से से लगे हुए जुड़े हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा। जिस हिस्से से हमारे दंत जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं, ऊपर के दांत, ऊपर के दांत जिस हिस्से से सटे हुए हैं उसे मूर्धा कहा गया। और मूर्धा के ठीक आगे वाला, मूर्धा से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ठीक आगे वाला भाग क्या कहलाया? तालु। अब हम बात करें, मानव मन में विचार संचित होते हैं और मानव मन से विचार सर्वप्रथम कहाँ है? यहाँ कंठ पर। कंठ से आगे हम चले, कंठ से आगे हम चले तो क्या आया? यहाँ सबसे पहले तालु आया। तो हम कह सकते हैं हमारा जो उच्चारण स्थान है मानव मुख में, उनमें सबसे पहला कौन है? कंठ। पहले नंबर पर कंठ, दूसरे नंबर पर तालु, तीसरे नंबर पर कौन हुआ? मूर्धा।
तीसरे नंबर पर मूर्धा। अब मूर्धा तक आ गए हम। अब आगे का मूर्धा कहाँ है? दंत से सटी हुई, तो आगे वाला कौन होगा? कौन होगा? दंत होगा। इसके बाहर कहाँ आएगा? वर्ण कहाँ आएगा बाहर? मूर्धा के बाद दंत पर आएगा। ये दंत, कौन सा उच्चारण स्थान हुआ? दंत, चौथा। चौथा उच्चारण स्थान हो गया हमारा दंत। दंत तक आ पहुंचा वर्ण, कहां से यात्रा करता हुआ निकला? मन से। मन से पहले आया कंठ पर, फिर तालु पर आया, फिर मूर्धा पर आया, फिर दंत पर आया, दंत पर आ गया। अब अगला कहाँ? दंत से बाहर क्या आएगा? ओष्ठ। ये जो ओष्ठ है, ओष्ठ है, ये ओष्ठ पर आएगा, ये ओष्ठ। और इसको हम कौन सा कहेंगे? पांचवा उच्चारण स्थान हम इसको कह सकते हैं, ओष्ठ को। ये पांचवा उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। बाहर निकल गया, बाहर निकल गया ओष्ठ। तो ये मुख्य मुख्य 5 उच्चारण स्थान हुए। अब कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनके प्रयोग में नासिका अधिक उपयोग होती है, नासिका अधिक सक्रिय होती है, तो हम एक नासिका को भी उच्चारण स्थान मान सकते हैं। ये नासिका, नासिका, इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? छठा। ये छठे नंबर पर नासिका। तो देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे मन में जो विचार संचित रहते हैं, जो भी बातें हमारे मन में संचित रहती है, वो मन से निकलती है बाहर मुख द्वारा। लेकिन मुख द्वारा निकलती है, उस रास्ते में बहुत सारे उच्चारण स्थान पड़ते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हम बस में बैठे, हमें कहीं जाना है, तो डायरेक्ट हम वहां नहीं पहुंचते, अपितु मार्ग में बहुत सारे स्टॉपेज आते हैं जहां हमारी बस रुकती है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा विचार यहाँ जो बैठा है मन में, यहाँ से यात्रा कर रहा है बाहर निकलने के लिए, मुख से बाहर निकलने। तो उस रास्ते में बहुत सारे स्थान आए, स्टॉपेज आए। कौन कौन सा है बताइए? सबसे पहले तो कौन सा स्थान आया, कौन सा स्टॉपेज आया? कंठ आया। कंठ के बाद आगे चला हमारा विचार, हमारी बात आगे चली तो कहाँ तक पहुंची? तालु पर पहुंची, क्योंकि कंठ के बाद दूसरे नंबर पर तालु आया। यहाँ जो जिह्वा की छत है, जिह्वा की छत, उससे ठीक ऊपर वाला भाग ये तालु है। तालु से आगे चले तो दंत पर, दंत के ठीक थोड़े से वहां आगे पहुंचे और जो कहलाया मूर्धा, और मूर्धा से ठीक आगे पहुंचे तो दंत, दंत पर आ गया हमारा विचार। दंत से ठीक आगे पहुंचे तो ओष्ठ पर हमारा विचार आ गया है। और फिर किसी वर्ण को बोलने में नाक अधिक सक्रिय हुई हमारी, तो उसे हमने कहा नासिका। नासिका वर्ण हम उसे कहते हैं। तो ये 6 उच्चारण स्थान हमारे पास अभी तक आ चुके हैं। विचार करता हुआ आया, विचार आया, बाहर निकल के 6 स्थानों से गुजरता हुआ, 6 स्थानों से गुजरता हुआ, 6 मार्गों से गुजरता हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारे पास 6 स्थान तो आ गए हैं। अब इन 6 स्थानों के आधार पर हम हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान बिल्कुल जान सकते हैं बिना रटे, केवल और केवल समझ करके। देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम हमारे जो वर्ण हैं उनको एक बार फिर से देख लें, कौन कौन से वर्ण हैं। उनके आधार पर हम वर्गीकरण करते हुए चले जाएंगे, कौन किसको किस में रखना है। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास जो स्वर होते हैं, 11 स्वर, अ, आ, ई, उ, वी, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं और 2 अयोगवा वर्ण, अंग और अह।
अंग और अह। 11 तो स्वर हुए और 2 अयोगवा वर्ण हुए, अंग और अह, ये 2 अयोगवा वर्ण। व्यंजनों की हम बात करें तो 33 व्यंजन हमारे पास थे। जिन 33 व्यंजनों को हमने कहा स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, उनको 5 वर्गों में हम बांटे हैं, क च ट त प। इस प्रकार से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण रखे जाते हैं जो इस प्रकार से हैं, बहुत सी बार हमें बता दिए गए। क ख ग घ ङ। च वर्ग में आने वाले वर्ण होंगे च छ ज झ और ञ। ट वर्ग में आने वाले होंगे ट ठ ड ढ और अण। त वर्ग के त थ द ध न और प वर्ग के प फ ब भ म। इनके अलावा 25 के अलावा 4 अंतस्थ व्यंजन हम बताए हैं, य र ल व। 4 उसमें व्यंजन हम बताए हैं, श श स और ह। 4 उसमें व्यंजन हम बताए हैं, 33 व्यंजन और 11 स्वर और 2 अयोगवा। इन वर्णों का हमें उच्चारण स्थान पता लगाना है कि निम्न में से ये जो 6 हमने बताए नाम, 6 नाम बताए, 6 उच्चारण स्थान बताए, इन 6 में से कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, हम इस चार्ट से ही पता लगाने वाले हैं। कोई रटन पद्धति नहीं, कोई रटना नहीं है, हम किसी भी वर्ण को नहीं रटेंगे कि म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, कंठ है, मूर्धा है, कोई रटने वाली बात नहीं। देखो अभी किस प्रकार से हम एक एक वर्ण का उच्चारण स्थान निकालते हैं। अब सबसे पहले हम बना लेंगे चार्ट हमारा। उच्चारित वर्ण या उच्चारण स्थान का नाम, उच्चारण स्थान। उच्चारित वर्ण, और तीसरा हो सकता है उच्चारित वर्ण का नाम, उच्चारित वर्ण का नाम। इस प्रकार से देखिएगा उच्चारण स्थान। अब सबसे पहला कौन सा उच्चारण स्थान आएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। इसी क्रम से हम उच्चारण स्थानों को लिख देंगे जिस क्रम से हमारा विचार यात्रा करते हुए मुख से बाहर निकला है। कौन से क्रम से निकला हमारा विचार यात्रा करते हुए? सबसे पहले कंठ पर आया था, कंठ को लिख देंगे। तो पहले नंबर पर हम लिख देंगे कंठ। दूसरे नंबर पर हमारा विचार कहाँ आया था? तालु पर आया था, तो तालु। तीसरे नंबर पर हमारा विचार आया था, कहाँ पर आया था? मूर्धा पर। तालु के आगे ठीक आगे क्या आई? मूर्धा, तो हम मूर्धा को लिख देंगे। चौथे नंबर पर हमारा विचार आया दंत पर, हम दंत को लिख देंगे। पांचवें नंबर पर हमारा विचार आया ओष्ठ पर, ओष्ठ को लिख देंगे। छठे नंबर पर नासिका, नासिका को लिख दिया।
तो ये 6 उच्चारण स्थान मुख्य मुख्य हैं। इसके अलावा और कितने हैं वो भी जानेंगे हम, कौन कौन से हैं। तो पहले इन 6 उच्चारण स्थानों से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, कौन कौन से वर्ण निकलते हैं इन 6 उच्चारण स्थानों से, या हम यूं कह सकते हैं कि कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते समय ये वर्ण अधिक सक्रिय, ये स्थान अधिक सक्रिय हो जाते हैं। किसी वर्ण को बोलते समय कंठ अधिक सक्रिय होता है, किसी वर्ण को बोलते समय दंत अधिक सक्रिय होता है, किसी वर्ण को बोलते समय मूर्धा अधिक सक्रिय होती है। तो जिस वर्ण को बोलते समय जो स्थान अधिक सक्रिय होता है उसी आधार पर वर्णों के उच्चारण स्थान का नाम दिया गया है। यात्रा करता हुआ तो सभी से गुजर रहा है, लेकिन जो स्थान अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय बनता है, अधिक सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, उस आधार पर उस वर्ण का उच्चारण स्थान उसे कह दिया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले कंठ है। अब ये रहा हमारा तालिका, स्वर और व्यंजनों की तालिका। देखिए अब यहां से हम कैसे वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्वर है, एक एक जोड़ा हम उठाते चले जाएंगे, एक एक जोड़ा हम उठाते चले जाएंगे। बिल्कुल जैसे स्वर में से हमने एक जोड़ा ले लिया अ और आ का। स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। देखो कैसे निकालते हैं हम उच्चारण स्थानों के वर्ण, कैसे निकालते हैं। बिल्कुल एक नए स्वरूप में हम आपको बताने जा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक हम वर्णों का स्थान, जो उच्चारण स्थान पढ़े हैं, हिंदी में भी संस्कृत के अनुसार पढ़ाया जाता है। जो संस्कृत में सूत्र लिखे हैं अपूह विसर्जनीय कंठ, वहां से उनको निकाल लिया जाता है। बिल्कुल वो भी सरल है, वो भी हम इसके बाद में बताएंगे आपको, उस तरीके से भी बताएंगे किस वैसे कैसे होते हैं और कैसे याद रखे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम, यदि किसी को सूत्र रटना पसंद नहीं है, कोई विद्यार्थी सूत्र नहीं रट सकता संस्कृत के, तो कैसे समझे, वो कैसे याद करे, उसके लिए क्या विकल्प है वर्णों के उच्चारण स्थान समझने का, वो कैसे याद रखे वर्णों के उच्चारण स्थान। तो उन विद्यार्थियों की सुविधा वो भी दृष्टिगत रखते हुए हम इस प्रकार से उनके लिए वर्णों के उच्चारण स्थान निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बिना सूत्र याद किए, बिना रटंत पद्धति के, केवल और केवल समझ के वर्णों के उच्चारण स्थान याद रखने में समर्थ हो पाए। तो देखिए हम बात किए थे कि कंठ का उच्चारण स्थान निकालेंगे, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्वर रखे हैं, फिर अयोगवा वर्ण रखें और फिर व्यंजन रखें। तो प्रत्येक से वर्ण लेंगे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो स्वर था हमारा, स्वरों में से एक जोड़ा ले लिया, यानी 2 वर्ण ले लिया हमने, अ और आ। तो अ और आ को आप लिख दीजिए, अ और आ, अ और आ को हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, सारे स्वर में से थोड़े न लेंगे, 2 वर्ण ले लिए। अब 2 वर्ण ले लिए तो एक यहां से ले लेंगे, एक यहां से ले लेंगे। ये क वर्ग व्यंजन में से, वर्गीय व्यंजनों में से एक वर्ग यहां से लेना है, तो हम लिख देंगे यहाँ क वर्ग, क्रम से चलेंगे, क वर्ग। स्वरों में से 2 स्वर ले लिए हमने, जोड़ा ले लिया। अब वर्गीय व्यंजनों की बात आएगी तो हम क्या किए, स्टार्टिंग में सबसे पहला क्रम से चल रहे हैं, तो क वर्ग को कंठ में ले लेंगे, क वर्ग को कंठ में ले लिया, अब अयोगवा वर्ण था हमारा, अलग से अयोगवा वर्ण था, उसमें से एक ले लेंगे, अह यानी विसर्ग। अह का मतलब होता है विसर्ग, अह का मतलब होता है विसर्ग। तो ये हो गया हमारे कंठ से बोले जाने वाले वर्णों के उच्चारण स्थान। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हुए अ, आ, क वर्ग पूरा, क वर्ग में आने वाले 5 वर्ण, और अह मतलब विसर्ग।
इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होगा कंठ। कंठ और कंठ से बोले जाने वाले, कंठ से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? उनको नाम क्या देंगे? उनको नाम देंगे कंठ से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को हम कंठे वर्ण। कंठे वर्ण कंठ से जो बोले जाते हैं उनको कंठे कहेंगे। कंठे, कंठ से संबंधित, कंठे का मतलब होगा कंठ से संबंधित वर्ण। ये सभी कंठ से संबंधित है, इसलिए इनको कंठे वर्ण नाम दे देंगे हम। उच्चारण स्थान का कंठ है। अब इनको कंठ में क्यों रखा देखिएगा, क्योंकि हम कहे थे जिस वर्ण को बोलते समय जो उच्चारण स्थान अधिक सक्रिय होता है अपेक्षाकृत और के, उस आधार पर नाम दे दिए जाते हैं। कौन बोला? अ आ, कहाँ ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है? कंठ पर। अ आ, देखो ये ज्यादा सक्रिय हो रहा है। दंत हो रहेंगे यहाँ पर, बताओ सक्रिय। अ में दंत का कहीं उपयोग भी नहीं है। अधिक सक्रिय कंठ में हो रहा है। कवर कौन बोले? क ख ग घ ङ, बिल्कुल ये कंठ जो है बिल्कुल काम कर रहा है इसको बोलते समय, इसलिए तो इसको कंठ में रखा, यूं ही थोड़ी रखा है। बिल्कुल ये सारा एक वैज्ञानिक आधार पर वर्णों का वर्ग, ये उच्चारण स्थान निर्धारित किए गए हैं वैज्ञानिक आधार पर। विसर्ग क्योंकि यहाँ पर भी कंठ अधिक काम आ रहा है, अधिक सक्रिय हो रहा है, तो इसलिए इन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान कंठ रहे हैं। तो हमसे अ आ क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो कंठ बताएंगे। पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा कंठे वर्ण है, कंठ कहें चाहे कंठे कहें दोनों एक ही बात होगी। अब बारी आती है जो दूसरा उच्चारण स्थान हमारा था तालु। मानव मन में जो विचार संचित है, ये विचार यात्रा करते हुआ मुख से बाहर निकल रहा है। फर्स्ट नंबर कंठ पर ये विचार आया और कंठ से चलता हुआ अब आता है तालु पर। जिस तालु की हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं, जो हमारी छत की जो जिह्वा है, ये हमारी जो छत है, इस छत की जो जिह्वा है, ये इसके ठीक ऊपर वाला भाग तालु कहलाता है। ये हमारी जो जिह्वा है इस प्रकार से, ये यहाँ से आ रही है कंठ से ऊपर की ओर ये जिह्वा आ रही है, जिह्वा है। ये जिह्वा के ठीक ऊपर वाला जो भाग होता है छत, जिसे हम कह सकते हैं जिह्वा की, वो तालु कहलाता है। अब तालु से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण संभव होगा, कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिन्हें उच्चारित करते समय तालु इस अधिक सक्रिय होता है। तालु नामक जो स्थान है मुख का, वो अधिक अपेक्षाकृत सक्रिय बनता है और अंगों के। देखिएगा कंठ में हमने स्वरों में से पहला जोड़ा लिया था। अब तालु में हम उच्चरित वर्ण निकालेंगे तो स्वरों में दूसरा जोड़ा यहाँ लेंगे, क्रमशः सीक्वेंस से चल रहे हैं, हम क्रम से चल रहे हैं, तो दूसरा जोड़ा हम उठा लेंगे यहाँ से, जो है हमारे पास में ई और ई। तो क्रम से हमने दूसरा जोड़ा उठा लिया यहाँ से, ई और ई। फिर बात किए थे इनकी वर्गीय व्यंजनों की। पहला जोड़ा हम ले चुके थे क वर्ग का। दूसरे वर्ग का जो नंबर आएगा, दूसरा वर्ग है हमारे पास च वर्ग, और वो च वर्ग यहाँ लिख देंगे हम, च वर्ग। सबसे पहले हम स्वरों में से जोड़े ले रहे थे। पहला जोड़ा अ लिया, उसको रख दिया कंठ में, जो हमारा पहला उच्चारण स्थान था। सबसे पहले विचार कंठ पर आता है, फिर तालु पर, तो तालु में दूसरे जोड़े को रख देंगे ई और ई। वर्गीय व्यंजनों की बात आई, पहले वर्गीय व्यंजन को हमने कंठ में रख दिया, क्रम से चल रहे हैं। दूसरा जो वर्गीय व्यंजन है च वर्ग, उसको हम दूसरा वाला जो हमारा उच्चारण स्थान है तालु, उसमें रख देंगे। ठीक है। अब अयोग वाह की यदि हम बात करें
तो अयोगवा में अह को हम कंठ में शामिल कर चुके हैं, क्योंकि अह को बोलते समय कंठ अधिक सक्रिय बनता है, अधिक काम आता है। अंग, अंग एक नासिक के वर्ण है, इसको बोलते समय नाक अधिक सक्रिय बनती है, नाक का अधिक उपयोग होता है, नाक से ही बोला जाता है, अतः ये तो नाक में ही रखा जाएगा, नाक मतलब नासिक के वर्ण में ही रखा जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे हम अयोगवा में। द्वैत है, इनका हो गया हमारा क्लियर। वर्गीय व्यंजन में हमने च वर्ग ले लिया। अब तक जो हमारे पास बचा है वो बचा है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यहां से हमने एक भी वर्ण को अब तक नहीं लिया है। पहला जो उच्चारण स्थान था हमारा कंठ, उसमें जो वर्ण निकाले हमने उच्चारित होने वाले वर्ण, उसमें हमने न तो अंतस्थ को लिया और न ऊष्म को लिया। हम कह सकते हैं कि कंठ में हम इन अंतस्थ और ऊष्म को भूल गए, मान लीजिए भूल गए, तो अब दूसरी बार में तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, इनको लेना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो जाए कि ये दोनों नाराज हो जाए हमसे कि हमें तो बिल्कुल छोड़ ही दिया, विस्मृत ही कर दिया, तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है और दूसरे नंबर पर हमें इनको शामिल करना होगा। यानी हम जो तालु दूसरा उच्चारण स्थान है उनमें इन अंतस्थ और व्यंजन में से वर्णों को शामिल करेंगे। तो तालु में अंतस्थ और व्यंजन वर्णों को जो शामिल करेंगे तो क्रम से, यहाँ भी क्रम से चलेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे, जैसा कि हम ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ भी हम जो है एक एक वर्ण को दोनों में से ले लेंगे। अंतस्थ व्यंजन में से पहला ले लेंगे य को और ऊष्म में से पहला ले लेंगे श को। तो य और श, ये य और श इसमें आ गया, तो हम लिख सकते हैं य और श। तो तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हमारे पास अब आ गए ई, च वर्ग, य और श। तालु से जो वर्ण उच्चारित होते हैं हम उनको नाम दे सकते हैं तालव्य वर्ण। तालव्य, तालु शब्द में यहाँ पर य प्रत्यय जुड़ा है। यह प्रत्यय संबंध अर्थ को बताने के लिए लगाया जाता है, यानी तालु संबंधी वर्ण जो भी है, तालु स्थान से संबंधित, तालु स्थान से संबंधित वर्ण जो भी हैं वो सब कहलाएंगे तालव्य। कंठ स्थान से संबंधित जो भी वर्ण हैं वे कंठे कहलाएंगे। अब अगला प्रश्न ये आया है हमारे सामने कि तालु में हमने इन वर्णों को शामिल किया है, क्यों किया है? हम पढ़ रहे हैं वर्णों का उच्चारण स्थान बिल्कुल एक वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक आधार पर पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल हम प्रत्येक वर्ण को उच्चारित करके देखेंगे, प्रयोग के आधार पर देखेंगे कि इसका उच्चारण स्थान यहाँ ये हमने जो रखा वो सही सिद्ध हो रहा है कि नहीं। देखिए, जानिए, तालु हम कह चुके हैं, हमारी जीवा के ऊपर वाला जो ठीक ऊपर वाला भाग जीवा की छत वो तालु है। ई जीवा कहाँ जा रही थी, टकरा रही हमारी ई वहां ऊपर जा रही है, उस छत की ओर जा रही है, जीवा की छत की। चवर हम बोलते हैं, चवर के पांचों वर्ण च छ ज झ ञ, वहीं जा रही जीवा में, च छ ज झ ञ। य श, जीवा का जो अग्रभाग है, बताइए जीवा का अग्रभाग हमारा कहाँ जाके टकरा रहा है? सीधा यहाँ इस तालु पर जाके टकरा रहा है। ये जो तालु था हमारा, ये तालु, ये जीवा पे टकरा रहा है, तो जीवा का अग्रभाग यहाँ आ रहा है, य। तो हम कह सकते हैं कि तालु से बोले जाने वाले वर्ण ये रहे, कोई याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। तीसरा जो उच्चारण स्थान हमारे पास आता है वो है मूर्धा। विचार, अब तीसरे नंबर पर जो आएगा मुख से बाहर निकलने के लिए वो मूर्धा पर आएगा। और मूर्धा की हम कह चुके हैं, मूर्धा ऊपर के हमारे जो दांत हैं, ऊपरी दांत जिस हिस्से से लगे हुए हैं, ऊपरी दांत हमारे जिस हिस्से से जुड़े हुए हैं, वही हिस्सा, वही मांस का हिस्सा मूर्धा कहलाता है, जिसे हम मसूड़े भी कहते हैं। मसूड़े आप अपनी आम भाषा में समझ सकते हैं, जिन्हें हम मसूड़े कहते हैं। किन्हें कहते हैं मसूड़े? ऊपर के दांत जिस हिस्से से जुड़े हैं उन्हें मसूड़े कहते हैं, और उसे ही हम हिंदी
भाषा में, व्याकरणिक भाषा में कह सकते हैं मूर्धा। अब मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे, देखिए वही सीक्वेंस क्रम देखेंगे हम, स्वरों में चलेंगे। सबसे पहले स्वर लेंगे, मूर्धा में बोले जाने वाले, मूर्धा से उच्चारित होने वाले स्वर कौन कौन होंगे, तो 2 जोड़े हो निकाल चुके हैं हम स्वर में से। तीसरा जोड़ा आ रहा है हमारे पास ऊ ऊ। क्या इसको ऊ को मूर्धा में सम्मिलित करें, ऊ को लिख दें मूर्धा के सामने? नहीं, हम रटंत पद्धति के आधार पर वर्णों ये उच्चारित स्थान नहीं निकाल रहे हैं, अभी तो एक समझ के आधार पर, वैज्ञानिक ढंग के आधार पर निकाल रहे हैं। वैज्ञानिक ढंग माने प्रयोग, प्रैक्टिकल के द्वारा। तो हम देख रहे हैं ऊ ऊ, हम कहे हैं किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान नाम क्यों रखा गया, किसी भी वर्ण को जो नाम दिया गया उसके उच्चारण स्थान को वो क्यों दिया गया, उसकी सक्रियता के आधार पर। किसी वर्ण को बोलते समय हमारे मुख का जो अंग अधिक सक्रिय होता है, मुख में जो हमारे ये अंग है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जो सबसे अधिक सक्रिय बनता है किसी वर्ण को बोलते समय, उसकी सक्रियता के आधार पर ही नाम रखा गया है। जैसे कंठ का बताया, तालु का। तो क्या ऊ को बोलते समय हमारी मूर्धा अधिक सक्रिय बनती है? सक्रिय बनती है तो हमारी जीवा कहां जाके टकराना चाहिए, उस हिस्से पर जो मैंने आपको मूर्धा बताया। ऊ टकरा रही है कहीं जीवा, ऊ जा रही कि आपकी जीवा कहीं वहां बिल्कुल भी नहीं जा रही, तो फिर ऊ को बोलते समय तो हमारे ओष्ठ गोलाकार बन रहे हैं। अरे आप अपने ओष्ठों को बिना गोल आकृति में किए ऊ को बोल के बताइए, नहीं बोल सकते कदापि। ऊ मुंह खोल के बोलिए, जैसे आपको बोलते हैं, ऊ नहीं बोल सकते। तो स्पष्ट हुआ क्या कि ऊ को बोलने में ओष्ठ की अधिक भूमिका है, अन्य अंगों की अपेक्षा ओष्ठ अधिक भूमिका अदा कर रहा है, ऊ को बोलने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो जो अधिक सक्रिय होगा किसी वर्ण को बोलने में, वही उसका उच्चारित स्थान कह दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि ऊ को बोलने में तो ओष्ठ अधिक सक्रिय है, अतः ये तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। इनका उच्चारण स्थान नाम दिया जाएगा किसको, ओष्ठ को नाम दिया जाएगा। तो हम इसको छोड़ देंगे, मूर्धा में नहीं रखेंगे, ये बीच में आ गया वैसे, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और हम पहले भी पढ़ चुके पहले वाली क्लास में कि ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का जहां वर्गीकरण हम पढ़े थे कि जिन वर्णों को बोलते समय ओष्ठों की स्थिति गोलाकार बनती है, गोलाकार बनती है, ओष्ठ अधिक उपयोग में आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, हम ओ को नहीं रखेंगे मूर्धा में। अगला जो स्वर है री, एक ही स्वर है, यहाँ पर जोड़ा नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि री का दीर्घ नहीं होता। हिंदी भाषा में दीर्घ री का अभाव है, केवल ह्रस्व ई ही पाया जाता, सॉरी ह्रस्व री ही पाया जाता है। तो ह्रस्व री हमारे सामने। अब री का उच्चारण करके हम देखो, री जीवा का नोक कहाँ जा रहा है, उस पॉइंट पर जहां ऊपर वो मसूड़े हैं हमारे, री जीवा का अग्रभाग, जीवा का आगे वाला पॉइंट जो है, री मसूड़े पर जाके टकरा। तो मतलब निकला कि री का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए, अधिक भाग, कौन सा भाग अधिक सक्रिय बन रहा है, मूर्धा। तो मतलब निकला कि इसमें स्वर जो शामिल किया जाएगा मूर्धा में वो री होगा, री होगा, जोड़ा नहीं है, बस एक ही वर्ण आएगा। अब बाकी के अन्य यदि स्वरों की हम बात करें कि वो भी मूर्धा में आ सकते हैं क्या, नहीं। उसका सही जवाब ये है कि अन्य जो 4 स्वर बचे, ए, ऐ, ओ, औ, वो सभी मिश्रित स्वर हैं, भिन्न भिन्न 2 स्वरों के योग से बने हैं, जिन्हें हम संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर कह चुके पूर्व की कक्षा में। 4 स्वर बताए थे हमने, संयुक्त या मिश्रित, जो 2 भिन्न भिन्न स्वरों के योग से बने हैं। ए, आई, आई कौन कौन 2 स्वरों के योग से बना, अ प्लस ई बराबर आई।
ऐसे बना, अ और ई के योग से बना। अब बताइए, अ का उच्चारण स्थान हम निकाल चुके कंठ, ए का उच्चारण स्थान हम निकाल चुके तालु, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए? दोनों वर्ण इसमें छिपे बैठे, दोनों स्वर इसमें छिपे बैठे, तो दोनों का उच्चारण स्थान ही ए का उच्चारण स्थान होगा। मतलब कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु दोनों ही ए का उच्चारण स्थान होगा, दोनों ही ए का उच्चारण स्थान। तो जो चार मिश्रित स्वर है हमारे, चार मिश्रित स्वर है, संयुक्त स्वर है, उन चारों के ही दो दो उच्चारण स्थान होंगे, कारण कि दोनों ही स्वर संयुक्त या सॉरी चारों ही स्वर संयुक्त या मिश्रित है, इसलिए ये इनके उच्चारण स्थान तो दो दो होंगे। अब मूर्धा में एक ही स्वर रहा हमारे पास भी। अब वर्गीय व्यंजनों पर यदि हम आएंगे, दो वर्ग हम ले चुके हैं, तीसरा उच्चारण स्थान और तीसरा ही वर्ग है, तो क्रम से चलेगा। तीसरा वर्ग कौन सा आ गया? ट वर्ग आ गया, तो इसमें ट वर्ग को रख देंगे हम, ट वर्ग को रख देंगे। और फिर अंतस्थ और उष्म में से भी हमें एक एक को चुनना है, तो एक एक को पहले चयन कर चुके, दूसरा नंबर जिसका आया उसको लिख देंगे बिल्कुल सीक्वेंस से, क्रम से, र और स, र और श, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा अंतस्थ और उष्म में से भी एक एक व्यंजन। मूर्धा से जो वर्ण बोले जाएंगे उनको उच्चारित नाम क्या दिया जाएगा? मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य, जो मूर्धा से बोले जाएंगे उन्हें मूर्धन्य वर्ण कह दिया जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब वही बात फिर से आती है कि इन्हीं वर्णों को मूर्धन्य क्यों कहा, इनका नाम मूर्धा क्यों रखा, इन्हें इनका उच्चारण स्थान मूर्धा क्यों निर्धारित किया गया? तो वही हमारी जिह्वा मूर्धा पे जाके टकरा रही है इन वर्णों को बोलने में। देखो हम बता चुके हैं, ट वर्ग के 5 वर्ण बोल के आप देख सकते हैं, ट ट ड ढ न, जिह्वा की नोक कहाँ जाके टकरा रही? मसूड़ों, र र श श यहाँ जाके टकरा रही मसूड़ों पर, इसलिए इसको कहा मूर्धन्य वर्ण। अगला जो वर्ण आया हम सॉरी अगला जो उच्चारण स्थान आया हमारा वो दंत आया। मूर्धा के बाद में वर्ण कहाँ पे आएगा, विचार कहाँ पे आएगा? दंत पर आएगा। तो दंत से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे? चलिए, ऊ को हम ओष्ठ में शामिल कर चुके हैं, कैसे बोलें कि भाई ये तो ओष्ठ में आएंगे, ओष्ठ अधिक प्रभावी बनते हैं इनको बोलने में। रे को हम ले चुके हैं, रे को हम शामिल कर चुके हैं मूर्धा में। चारों स्वरों के लिए हम कह चुके हैं क्या कि ये संयुक्त स्वर है, इनके उच्चारण स्थान दो दो होंगे, है ना। तो अभी तो हम ऐसे वर्ण पढ़ रहे हैं जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है, तो दंत का तो एक ही होगा। तो स्वर तो हमारे पास शेष रहे नहीं, भी हो गया, इनको हम शामिल कर नहीं रहे। अब वर्गीय व्यंजनों में से 3 वर्ग ले चुके, चौथे वर्ग की बारी है और चौथा ही हमारा उच्चारण स्थान है दंत। तो बिल्कुल वर्ग क्रम से लेंगे हम, क्रम से आएंगे वर्ग, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो अब नंबर आया ट वर्ग का, ट वर्ग। अंतस्थ और उष्म की बात करें तो तीसरा वर्ण आ जाएगा, और अंतस्थ और उष्म में से कौन से हैं तीसरे? ल और श, ल स, तीसरे वर्ण हो गए अंतस्थ और उष्म के। कोई स्वर नहीं है दंत से बोले जाने वाला, त वर्ग है, ल है और श है। त वर्ग से जो वर्ण बोले जाएंगे उनको नाम देंगे दंते वर्ण, दंत से बोले जाने वाले वर्ण दंते वर्ण कहलाएंगे, दंते वर्ण कहलाएंगे, दंत संबंधी। देखो क्या इन वर्णों को बोलने में
दंत अधिक, दांत हमारी अधिक भूमिका निभा रहे हैं क्या, अपेक्षाकृत और अन्य अंगों की अपेक्षा। तवर, त, थ, द, ध, न, तवर को हम जब तक नहीं बोल सकते तब तक ऊपर और नीचे के दांत बिल्कुल मिल न जाए, आपस में एक दूसरे से नहीं सटते, तब तक तवर को बोल पाना संभव नहीं है। क्या मुंह खोल के तवर को हम बोल सकते हैं? कदापि नहीं। ल, श, श, ऊपर नीचे दोनों दांत आपस में मिल जाते हैं और वायु बीच में से निकलती है बीच में से, तो कोई स्वर नहीं है। हाँ, संस्कृत भाषा में दंत से बोले जाने वाला एक स्वर होता है, वो है लृ स्वर, लृ। ये लृ स्वर है जो केवल और केवल संस्कृत भाषा में ही पाया जाता है। हिंदी भाषा में इसका नितांत भाव है, पूर्ण रूप से भाव है। हिंदी भाषा में इसका कोई स्थान नहीं है, केवल संस्कृत भाषा में होता है। बहुत सारे संस्कृत के विद्यार्थी भी होंगे, तो इसलिए बता देता हूँ कि दंत से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं, लृ होता है, त वर्ग होता है, ल और स होता है। हालांकि हिंदी में लृ नहीं होता है, तो यहाँ तो हम त वर्ग, ल और स ही ये दंत से बोले जाने वाले वर्ण होंगे, लेकिन लृ को भी हम याद रख सकते हैं। संस्कृत भाषा जब हम पढ़ेंगे तो वहां हमारे लिए अधिक उपयोगी होगा। तो दंत से बोले जाने वाले वर्ण हुए दंते वर्ण। यहाँ आप एक और चीज देख सकते हैं, तीनों स, श, श और स, तीनों प्रकार की स आ गए हैं। तीनों स के देखो उच्चारण स्थान बिल्कुल अलग अलग हैं और इनके उच्चारण स्थान के अनुसार इनका उच्चारण किया जाना चाहिए। प्राय हम देखते हैं कि इनका उच्चारण हम एक जैसे करते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, सबको बोलते हैं श है, जबकि श इसको बोलते हैं तो ऊपर नीचे दोनों दांत आपस में मिल जाना चाहिए और वायु बीच में से निकलना चाहिए, श। इस प्रकार से दंते स। तो सामने वाले को हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि कौन सा स लिखना है। इसका उच्चारण करना है तो जिह्वा हमारी तालू पर जाके टकराना चाहिए, जिह्वा का अग्र भाग तालू पर जाना चाहिए, श। और इसका उच्चारण करें तो जिह्वा मसूड़े पर जाके टकराना चाहिए, श, श। इस प्रकार से तीनों के भिन्न भिन्न उच्चारण है। अब बारी आई है अगले उच्चारण स्थान की, ओष्ठ की। अब विचार हमारा आता है, बाहर बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है ओष्ठ पर। अब ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन होंगे देखिएगा। ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हमारे पास कौन कौन होंगे। देखिए, स्वरों में चलेंगे। हम पहला जोड़ा ले चुके थे, दूसरा जोड़ा ले चुके थे, री ले चुके थे और चारों स्वरों को हम छोड़ चुके थे। उनके लिए कह चुके थे कि इनके लिए तो दो दो उच्चारण स्थान होंगे क्योंकि संयुक्त स्वर है। कौन बचा है स्वर में? ऊ। जो हम कहे ना वहां स्पष्ट कर चुके कि ओष्ठ जब तक गोल आकृति में नहीं होंगे तब तक इनका उच्चारण संभव नहीं है, यानी स्पष्ट हुआ कि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ऊ को हम लिख देंगे ओष्ठ के अंतर्गत, ऊ। ठीक है। वर्गीय व्यंजनों में आएंगे, 4 वर्ग हमारे पास हो चुके, 5वें नंबर पर ओष्ठ है और 5वां ही वर्गीय व्यंजन क्रम से आ रहे हैं। वर्गीय व्यंजन बिल्कुल, तो ओष्ठ में लिख देंगे हम ब वर्ग, अंतस्थ और उष्म में से प्रारंभिक तीनों वर्ण आ चुके, लास्ट वालों को हम छोड़ देंगे, व को और ह को। व का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? तो वह एकमात्र ऐसा वर्ण है जो संयुक्त भी नहीं है, मिश्रित भी नहीं है, फिर भी इसके 2 उच्चारण स्थान हमें मिलते हैं, वो है दंतोष्ठ। इसके 2 उच्चारण स्थान मिलते हैं हमें, दंतोष्ठ। कारण है उसका कि व का जब हम उच्चारण करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों दांत बिल्कुल मिलते हैं और ओष्ठ भी आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। अतः ओष्ठ और दंत दोनों के सहयोग से ये बोला जाता है
इसलिए इसका उच्चारण स्थान निर्धारित किया दंतोष्ठ, और दंतोष्ठ से बोले जाने का इसे कहेंगे दंतोष्ठे वर्ण, दंतोष्ठे वर्ण इसे कह सकते हैं हम। वह दंत भी काम आ रहे हैं और ओष्ठ भी यहाँ पर हमें काम आ रहे हैं। इसको भी इस प्रकार से डबल मात्रा लगा के लिखा जा सकता है, बिल्कुल वो रूप भी सही है और ये भी रूप सही है। संस्कृत में एक वार्तिक मिलते हैं, ओतु ओष्ठयो समासे वा, उस वार्तिक से इसके दो रूप हमें प्राप्त होते हैं। वृद्धि संधि में भी लिख सकते हैं और पर रूप संधि में भी हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये उसकी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जब संधि पढ़ेंगे। तो यह हुआ। अब बचा हमारा ह का उच्चारण स्थान जो निर्धारित किया गया वो है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र ह, जब ह को हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो ध्वनि स्वर यंत्र से निकलती हुई हमें प्रतीत होती है। उस आधार पर इसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्र निर्धारित किया गया। हाँ, इस उच्चरित वर्ण का नाम देना चाहें इसको, ह को हम नाम देंगे इसको अली जिह्वा। अली जिह्वा क्या होती है? अली जिह्वा इसे अंग्रेजी में कहते हैं यूला, यूला, यानी ये हमारी जिह्वा जो होती है, जिह्वा के ठीक नीचे कंठ के पास इस प्रकार का एक मांस का टुकड़ा लटका रहता है। यहाँ जिह्वा के यहाँ मांस का एक टुकड़ा लटका रहता है, एक घंटी सी होती है। जब हम पूरा मुख खोलते हैं तब ये हम देख सकते हैं। इसको कहते हैं यूला, हिंदी व्याकरणिक भाषा में अली जिह्वा। जिह्वा से चिपका हुआ, कंठ के ठीक नजदीक। और जब हम ह को बोलते हैं ह, तो यहाँ ये पॉइंट अधिक सक्रिय होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया ह वर्ण का अली जिह्वा। यहाँ एक और बात हम जानना चाहेंगे, ह का उच्चारण स्थान कंठ भी माना गया है। कंठ भी कहते हैं क्योंकि ये अली जिह्वा कंठ से ही लगी हुई है, इसलिए कंठ भी इसका उच्चारण स्थान है। लेकिन ह का उच्चारण स्थान हमसे पूछा जाए और विकल्प में अली जिह्वा है यदि, तो प्राथमिकता इसे ही देंगे। कंठ तब माना जाएगा विकल्प सही तब विकल्प में अली जिह्वा नहीं हो, स्वर यंत्र नहीं हो, तब कंठ सही हो सकता है। ऑप्शन में होने की स्थिति में अली जिह्वा ही हम मार्क करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे उच्चारण स्थान हुए। 6 हम पहले पढ़ चुके थे, ये छठा हुआ। सॉरी, इसको नहीं गिनेंगे हम, कंठ और तालु हम पहले गिन चुके, इनकी डबल गणना हो जाएगी, इसलिए हम इनको नहीं गिनेंगे। 6 पहले थे और एक 7वां ये स्वर यंत्र, 7वां ये स्वर यंत्र। स्वर यंत्र पहले नहीं आया है। अब यदि हमें उच्चारण स्थानों की संख्या पूछी जाए तो हम बताएंगे 7। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? वही 7 होते हैं। नोट कर लीजिएगा आप, उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है। कौन कौन है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और स्वर यंत्र। उच्चारण स्थान का नाम तो इसका ह का उच्चारण स्थान जो है वो तो स्वर यंत्र है, और उच्चरित वर्ण का नाम जो ह है उस ह उच्चरित वर्ण का नाम अली जिह्वा, अली जिह्वा है। ह अली जिह्वा से उच्चरित होने वाला वर्ण कौन सा है? तो हम बताएंगे ह है अली जिह्वा से उच्चरित होने वाला वर्ण। इस प्रकार तो बिल्कुल आपको इस प्रकार से ये जो वैज्ञानिक ढंग से, नए ढंग से आपके सामने जो प्रस्तुत किया गया है वर्णों के उच्चारण स्थान, ये आपको बेहद आसान ढंग से समझ में आए होंगे। कोई रटने वाली पद्धति यहाँ पर प्रयोग में नहीं लाई गई है। केवल आपको बस क्या करना है, याद रखना है हमारे उच्चारण स्थानों को क्रम से, कि सबसे पहले वर्ण कहाँ आता है? कंठ पर, फिर तालु पर, मूर्धा पर, दंत पर, ओष्ठ पर और नासिका पर। और स्वर व्यंजन हमें याद ही तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है।
ये कोई भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछे तो हम वहाँ परीक्षा में चार्ट बनाने नहीं बैठेंगे, अपितु ये सारी चीजें हमारे दिमाग में फीड होना चाहिए। ये बोर्ड पर जो चार्ट बना है वो आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, और हो गया होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है। आप लोगों को अच्छी तरह से भली भांति ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, और हम इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान निर्धारित करके बता सकते हैं। ये हुई बात इसकी। संस्कृत भाषा में वर्णों के उच्चारण स्थान पाणिनीय सूत्रों के अनुसार बताए गए हैं। अकुनीय विसर्जनीय नाम कंठ ईचु ऐसा नाम तालु, इस प्रकार से सूत्रों सहित वहां पर बताए गए हैं। लेकिन वहां आपको सूत्र याद रखना ही पड़ेगा, तो ही हम वर्णों का उच्चारण स्थान बता सकते हैं। और यहाँ सूत्र याद रखने वाली कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। सूत्रों के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा, जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो वहां सूत्रों से हम वर्णों का उच्चारण स्थान निर्धारित करेंगे, वो बताएंगे। हिंदी में आपने इस तरीके से समझ लिया, सूत्रों से संस्कृत भाषा में हम समझेंगे। अब बारी आती है कि रीट भर्ती परीक्षा जो हमारी फरवरी 2021 में प्रस्तावित है, और शिक्षा मंत्री जी के बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो लगता है कि परीक्षा तो होनी ही है। तो अभी भी जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं उन सबको जोड़िए और हमारी कक्षा को उन तक पहुंचाइए, ताकि सभी इस कक्षा का आपके साथ साथ सभी फायदा उठा सकें। धन्यवाद।